हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सत्यम स्वरूप। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। इंडक्टिव मेथड इज़ एडवोकेटेड बाय पेस्टोलॉजी एंड फ्रांसिस बेकन। पेस्टोलॉजी एंड फ्रांसिस बेकन्स टू साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके द्वारा आगमन विधि का प्रतिपादन किया गया था। आगमन विधि कुछ विशेष प्रकार के टीचिंग मैक्सिम्स या शिक्षण सूत्रों पर आधारित है, जिसमें कि फर्स्ट है पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य शिक्षण सूत्र। स्टूडेंट्स के समक्ष कुछ विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके आधार पर स्टूडेंट्स इन उदाहरणों का अवलोकन करके सामान्य नियमों या सिद्धांतों की परिकल्पना या रचना करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड, यह विधि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग मैक्सिम या मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र पर भी आधारित है। कुछ कंक्रीट एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इन कंक्रीट एग्जाम्पल्स का ऑब्जर्वेशन करके स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। थर्ड, टीचिंग मैक्सिम नोन टू अननोन। स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए कुछ नोन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। उन नोन एग्जाम्पल्स की सहायता से स्टूडेंट्स अननोन नियम का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या सरल से जटिल शिक्षण सूत्र। सरल उदाहरणों की सहायता से जटिल नियमों या सिद्धांतों या फॉर्मूलाज का प्रतिपादन इस विधि के द्वारा किया जाता है। और इस विधि में यह विधि हम कह सकते हैं साइंटिफिक है, वैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है और स्टूडेंट सेंटर्ड विधि है। टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंट्रिक मेथड है। कौन सा मेथड? इंडक्टिव मेथड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इंडक्शन इज़ द फॉर्म ऑफ रीजनिंग। ये एक टाइप की रीजनिंग है। रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग होती है मेनली। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है, इंडक्शन इज़ द फॉर्म ऑफ रीजनिंग इन विच अ जनरल लॉ आर प्रिंसिपल इज डिराइव्ड। General law or principle is derived from a study of particular object or specific process। अर्थात आगमन तर्क का वह प्रकार है जिसमें विशिष्ट वस्तुओं या विशिष्ट प्रक्रियाओं के अध्ययन से विशिष्ट नियम या सिद्धांतों की उत्पत्ति की जाती है और यह उत्पत्ति स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है। देन इंडक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉजिक, यह इस तर्क पर आधारित है। इफ समथिंग इज ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर केस एंड इज फर्दर ट्रू फॉर अ रीजनेबल एडिक्वेट नंबर ऑफ केसेस, देन इट इज ट्रू फॉर ऑल सच केसेस। इट मीन्स आगमन इस तर्क पर आधारित है कि यदि कोई बात या कोई तथ्य किसी विशेष केस के लिए सत्य है और इसके साथ ही यथोचित पर्याप्त संख्या के अन्य केसेस के लिए भी सत्य है, तो यह ऐसे सभी केसों के लिए भी सत्य ही होगा। Then it is a method of constructing a rule or principle with the help of a sufficient number of concrete examples। concrete examples की सहायता से हम जनरल नियमों का फॉर्मेशन करवाते हैं स्टूडेंट से। इंडक्शन मीन्स टू प्रोवाइड अ यूनिवर्सल truth by showing that it is true for a particular case, then it is true for all such cases। अब आप जानते हैं वैज्ञानिक विधि का प्रमुख चरण है यूनिवर्सल ट्रुथ का फॉर्मेशन। कोई भी जो वैज्ञानिक फैक्ट होता है, कोई भी जो वैज्ञानिक नियम होता है, वो हर जगह के लिए सत्य होता है, वह कहीं पर उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है ना। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं इस शिक्षण विधि के द्वारा। शिक्षार्थी की सहायता करता है कि वह यूनिवर्सल सार्वत्रिक सत्य की
खोज कर सके स्वयं से, है ना। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने का। देन अगर इसके स्टेप्स की बात करें कि किन स्टेप्स में हम वैज्ञानिक विधि को देखते हैं, क्या चरण होते हैं, तो फर्स्ट है अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यह कार्य शिक्षक के द्वारा किया जाता है। टीचर शोज लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सेम टाइप एंड सॉल्यूशन ऑफ ऑल दोज स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के समक्ष शिक्षक कुछ सेम टाइप के एग्जाम्पल्स को प्रस्तुत करता है और इन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब है अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, सेकेंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स के सामने जब एग्जाम्पल्स को प्रस्तुत किया जाता है तो स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके उन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग सो मेनी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स द स्टूडेंट डिटेक्ट एंड ऑब्जर्व दीज एंड ट्राई टू रीच सम कंक्लूजन। यहाँ से स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन के आधार पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ऑब्जर्वेशन के आधार पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस टीचिंग मेथड is generalization or simplification. The educator and student resolve some common rules, law, formulae or principle by logical mutual discussion. अब आप देखिए यहाँ पर logical mutual discussion ये जो है two way process है, teacher and student both are active in this step. यहाँ पर टीचर ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पर टीचर के साथ स्टूडेंट भी एक्टिव है, लेकिन यहाँ टीचर और स्टूडेंट एक साथ एक्टिव हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो मोर एक्टिव है। ये मेथड यह डिमांड करता है कि स्टूडेंट्स इस स्टेप में, इस विधि में के इस स्टेप में ज़्यादा सीखने के लिए कैपेबल हो, ज़्यादा एक्टिव हो, ज़्यादा इन्वॉल्व हो, है ना। क्योंकि जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण किनके द्वारा किया जाना है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाना है, क्योंकि यह स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। तो यहाँ पर टीचर का रोल है फैसिलिटेटर का। टीचर जस्ट अ फैसिलिटेटर, स्टूडेंट्स की मदद करता है कि वहाँ कहाँ पर स्टूडेंट्स को कंक्लूज़न ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, जहाँ पर दिक्कत आ रही है वहाँ पर वो हेल्प प्रोवाइड करके, हेल्प किस तरीके के, मोर एग्जाम्पल प्रोवाइड करके, स्टूडेंट्स के डाउट को क्लियर करके, स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन को क्लियर करके उनको जनरलाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन करने में मदद करेगा। यह शिक्षक का कार्य है, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। आप जानते हैं वैज्ञानिक विधि कोई भी होती है, हमने जनरलाइजेशन कर लिया, एक सामान्य नियम बना लिया, उस सामान्य नियम का प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो तो वैज्ञानिक नियम है तो वह यूनिवर्सल होना चाहिए, और अगर तो यूनिवर्सल होना चाहिए तो वो सभी जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स ने कंक्लूज़न या जनरलाइजेशन ड्रॉ किया है उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करते हैं हम स्टूडेंट्स से एग्जाम्पल पूछकर। जिस तरीके के नियम या सिद्धांतों का प्रतिपादन स्टूडेंट्स ने किया है उनसे रिलेटेड मोर एग्जाम्पल्स हम स्टूडेंट्स से पूछते हैं। अगर तो स्टूडेंट्स इनमें सक्षम है, कैपेबल हैं ऑफ गिविंग एग्जाम्पल्स, देन यह वेरीफाई होता है या प्रमाणीकृत होता है कि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, क्योंकि तभी वो एग्जाम्पल दे पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की भी बात करते हैं। आपको सब कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में आप देखते हैं हम स्टूडेंट्स के सामने एग्जाम्पल रखते हैं, फिर हम स्टूडेंट से एग्जाम्पल पूछते हैं, है ना। जब वो उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो हम स्टूडेंट से एग्जाम्पल पूछते हैं। स्टूडेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के एग्जाम्पल देते हैं। अगर तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल को अलग अलग समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपने
स्टूडेंट से जब भी वेरीफाई करने के लिए आप एग्जाम्पल पूछेंगे, अगर तो स्टूडेंट एग्जाम्पल दे रहा है इसका मतलब कि वो कॉन्सेप्ट को समझ गया। अगर स्टूडेंट एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा है या वो निगेटिव एग्जाम्पल दे रहा है, जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में भी पढ़ा है, निगेटिव एग्जाम्पल दे रहा है इसका मतलब गलत एग्जाम्पल दे रहा है ना। तो गलत एग्जाम्पल दे रहा है तो यहाँ पर आपको मोर हेल्प प्रोवाइड करनी होगी, मोर एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करना होगा। आपका मतलब टीचर से है। एज अ टीचर आप स्टूडेंट के समझ और एग्जाम्पल रखेंगे, ताकि प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स किसी ना किसी एग्जाम्पल से रिलेट कर सकें। और इन एग्जाम्पल को रखते समय हाँ आप उन टीचिंग मैक्सिम्स को फॉलो करेंगे जो आपने 4 टीचिंग मैक्सिम्स पढ़े। पर्टिकुलर टू स्पेस, पर्टिकुलर टू जनरल, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये इन शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्जाम्पल को प्रस्तुत करेंगे, है ना। तो और फिर अगर आपने देखा कि ये 4 स्टेप्स की प्रोसेस है ना, ये 4 स्टेप्स की प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये 4 स्टेप्स की प्रोसेस है। अगर तो ये आपको स्टेप समझ में आ गया तो अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर एग्जाम्पल 1 लिया है। पर्टिकुलर से कुछ विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सेम टाइप ऑफ उदाहरण होंगे, कुछ कॉमन होगा इनमें, है ना, कुछ समानता है इन सभी एग्जाम्पल्स में। तो फर्स्ट केस है, देखिए एल्गी। एल्गी के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। एल्गी के बारे में बताएंगे हम। एल्गी को जस्ट टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आप जानते हैं, देखिए 6th 7th 8th क्लास के स्टूडेंट्स को अगर तो आप ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो स्टूडेंट्स बहुत कॉमन है, बहुत जनरल है कि स्टूडेंट्स जो है ये जानते हैं कि एल्गी जो होते हैं वो ग्रीन इन कलर के होते हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस होती है ना। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स जान रहे हैं कि, और अगर स्टूडेंट एक तो जान रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं जानते तो आप एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स के सामने फैक्ट को रख सकते हैं, ठीक है। यह विधि आपको इतनी छूट देती है, इतनी फ्रीडम देती है टीचर को कि आप फैक्ट को रख सकते हैं। आप डायरेक्ट इस विधि में आप डायरेक्ट नियम नहीं बता सकते, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं बता सकते, पर आप फैक्ट को रख सकते हैं। उन फैक्ट के आधार पर ही तो आप जनरलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर एल्गी से रिलेटेड फैक्ट है कि ये क्लोरोफिल होता है, इसमें ये ग्रीन इन कलर होते हैं और डू फोटोसिंथेसिस करते हैं। केस 2 देखिए, बैक्टीरिया है, इनमें भी क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन इन कलर होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके साथ 3 फैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म है, उसके साथ 3 फैक्ट दिए हुए हैं, देखिए बैक्टीरिया में भी, एल्गी में। देन प्लांट की बात करते हैं। केस 3 है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन इन कलर है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप एक दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एक कोरिलेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन इन कलर होते हैं और जो ग्रीन इन कलर होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे भी क्लोरोफिल है, ग्रीन इन कलर है, ग्रीन इन कलर है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल है, ग्रीन इन कलर है, ग्रीन इन कलर है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये उल्टा भी हो सकता है, फोटोसिंथेसिस इसलिए करते हैं क्योंकि क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल इसलिए है क्योंकि ग्रीन इन कलर है, ठीक है। ये सभी यहाँ से आप कोरिलेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं और कोरिलेशन भी ड्रॉ करना एक साइंटिफिक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं फ्रॉम कॉन्सेप्ट केस 1 2 एंड 3 को आप अगर जस्ट स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं और स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशन के हो जाने के बाद आप स्टूडेंट से कहेंगे कि अब वो जनरलाइजेशन की प्रोसेस को करें, है ना। कुछ एक सामान्य यहाँ से जो भी कॉमन चीज़ें दिख रही है उसके आधार पर कुछ सामान्य नियम बनाने की कोशिश करें और इसमें आप उनकी एज ए फैसिलिटेटर मदद कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिंपल
अगर हम देखते हैं तो हम सिंपल एक कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं कि ये सभी ऑर्गेनिज्म जस्ट कॉमन है इनमें कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। 3 चीज़ें कॉमन है, सभी में क्लोरोफिल है, सभी में क्लोरोफिल है, सभी ग्रीन कलर के हैं, सभी में क्लोरोफिल ग्रीन कलर और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम केस 1 to 3 वी हैव टू मेक अ जनरलाइजेशन, और वो जनरलाइजेशन क्या हो सकता है कि ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है और वो हरे रंग के होते हैं। इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं कि ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन इन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच आर ग्रीन इन कलर डू फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर जब आप स्टूडेंट्स ने ये जनरलाइजेशन ड्रॉ कर लिया है तो यहाँ से पे आप इस जनरलाइजेशन को वेरीफाई करेंगे, है ना, तभी ये स्टेप्स कंप्लीट होगा पूरा। तो स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये जनरलाइजेशन स्टूडेंट्स ने कर लिया और वो इसको समझ गए हैं, वो एक दूसरे की कॉपी नहीं कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने समझ लिया तो दूसरे ने भी कहा कि हमने समझ लिया। ये कैसे आप डाउट क्लियर करेंगे? आप ऐसे करेंगे कि आप अगर हर एक इंडिविजुअल लर्नर से आप एग्ज़ाम्पल पूछेंगे, है ना, जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक आपने बताया, नियम बताया, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल। जैसे कि आपने एग्ज़ाम्पल यहाँ 3 लिए, एल्गी, बैक्टीरिया, प्लांट, तो अगर इससे रिलेटेड मोर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स देने में सक्षम है या इसका मतलब है आप वेरीफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अगर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्पल देने में अनकैपेबल है, सक्षम नहीं है, सही रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, वो निगेटिव एग्जाम्पल या गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अभी और एग्जाम्पल देकर उनके डाउट्स को क्लियर करके उनको जनरलाइजेशन करने में मदद करनी होगी। ठीक है, देन यहाँ पर हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, केस 4 है। देखिए अब वो सेम टाइप के एग्जाम्पल्स थे, है ना, आपने देखा इस विधि में हम सेम टाइप के एग्जाम्पल्स को एक साथ प्रस्तुत करते हैं। तो अभी आपने एग्जाम्पल 1 में जो एग्जाम्पल देखे थे उनमें कुछ एक अलग बात कॉमन थी। अब आप यहाँ एग्जाम्पल 2 में जो एग्जाम्पल देखेंगे इनमें भी कुछ कॉमन है, वो देखिए। फर्स्ट हमने लिखा फंजाई, इससे रिलेटेड फैक्ट है कि डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट आर क्लोरोफिल, नॉट ग्रीन इन कलर एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है। वायरसेस की बात करें तो डोंट हैव क्लोरोफिल, नॉट ग्रीन इन कलर है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। एनिमल की भी बात करें तो डोंट हैव क्लोरोफिल नहीं होता है, नॉट ग्रीन इन कलर है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है। तो ये तीनों ऑर्गेनिज्म में अगर हम कॉमन देखें तो क्या चीज़ कॉमन हमें दिखती है कि सभी में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सभी में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है, फिर सभी ग्रीन कलर के भी नहीं हैं, ये भी बात कॉमन है। फिर सभी में फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है, सभी में फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती। तो ये सभी चीज़ों में ये सभी कॉमन है। अब इन कॉमन एग्जाम्पल की सहायता से, इन स्पेसिफिक एग्जाम्पल की सहायता से हमें स्टूडेंट से एक कंक्लूज़न ड्रॉ करवाना है। तो वो कंक्लूज़न कैसे ड्रॉ हो सकता है? वो कंक्लूज़न हो, आप सहसंबंध निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, क्लोरोफिल नहीं है, इस कारण से ग्रीन कलर के नहीं है, ग्रीन कलर के नहीं है इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होती। या इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं होती चूँकि ग्रीन कलर के नहीं है, और चूँकि ग्रीन कलर नहीं है, क्यों ग्रीन कलर नहीं होता? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप कोरिलेशन भी ड्रॉ करवा सकते हैं और यहाँ से स्टूडेंट्स एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि वे सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, इनकैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस, है ना। द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट ग्रीन इन कलर डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फिर से जब स्टूडेंट्स ने यह जनरलाइजेशन कर लिया, आपको वेरीफाई करना होगा एज अ टीचर। आप वेरीफाई करने के लिए मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट से पूछेंगे। अगर स्टूडेंट्स पॉजिटिव एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका मतलब कि वो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। अगर नेगेटिव एग्जाम्पल या गलत एग्जाम्पल देते हैं मतलब आपको अभी और एग्जाम्पल देकर उनके डाउट्स को क्लियर करना होगा और उन्हें जनरलाइजेशन की ओर लेकर जाना होगा। ठीक है, चलिए फिर मेरिट्स पर आते हैं। गुण क्या है इस विधि के? इन्हेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, क्योंकि स्टूडेंट अपने से अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, अपने माइंड को यूज़ करके मोर एग्जांपल्स देने में सक्षम हो पाते हैं। अगर मोर एग्जांपल दे रहे हैं तो उनके सही एग्जांपल दे रहे हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा।
प्रमोट्स अ मीनिंगफुल लर्निंग, ये उद्देश्यपूर्ण सीखने को प्रेरित करता है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। इन्हांस द साइंटिफिक मेथड ऑफ लर्निंग, वैज्ञानिक तरीके के सीखने को बढ़ावा देता है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक अभिरुचि को विकसित करता है। डेवलप द हैबिट ऑफ इंटेलिजेंट हार्ड वर्क, इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करने की आदत को विकसित करता है। सुटेबल इन बिगनिंग स्टेजेस, बिगनिंग स्टेजेस से बात है यहाँ पर जब हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को सिखाते होते हैं। ये 6th 7th 8th 9th 10th क्लास में हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को बताते हैं, जैसे सेल है, जाइगोट है ना, इस टाइप की चीज़ें। आप हम जब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इन मेथड का यूज़ करके अगर अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स में हम साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप कर सकेंगे, उनकी जनरलाइजेशन करने की कैपेसिटी को डेवलप कर सकेंगे, कंक्लूज़न ड्रॉ करने की एबिलिटी को डेवलप कर सकेंगे, कोरिलेशन संबंध सहसंबंध बैठाने की कला का विकास कर सकेंगे। देन डज नॉट बर्डन द माइंड, बिकॉज स्टूडेंट्स खुद से इन्वॉल्व होते हैं और सीखते हैं, इसलिए उनको बर्डन फील नहीं होता। फिर रूल्स और प्रिंसिपल बिकम इजी टू रिमेंबर, क्योंकि स्टूडेंट्स इनका फॉर्मेशन खुद से करते हैं, इसलिए यह उन्हें याद नहीं करना पड़ता, यह उन्हें याद होता है। डिमेरिट्स या दोष है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, में सभी टॉपिक्स के लिए, सभी प्रकरणों के लिए यह उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह टाइम कंज्यूमिंग भी है और यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हर एक टॉपिक से रिलेटेड उदाहरण दे पाना, प्रस्तुत कर पाना शिक्षक के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, और हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उदाहरण को स्टूडेंट समझ सके और समझ कर जनरलाइजेशन कर सके, यह भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए यह थोड़ा सा इसकी लिमिटेशंस हैं। देन का टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस मेथड है, चूँकि ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि हम फैक्ट की सहायता से हम प्रिंसिपल ड्रॉ करा रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम लगेगा। और आप अगर एक नियम बता दे रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड आप उदाहरण भी दे रहे हैं, और आप जस्ट स्टूडेंट टीचर सेंट्रिक प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो एक कम टाइम लगता है, लेकिन वो साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। साइंटिफिक प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा सा लेबोरियस मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है। एप्लीकेशन इज़ लिमिटेड टू वेरी फ्यू टॉपिक्स, क्यों एप्लीकेशन लिमिटेड है? इसलिए लिमिटेड है क्योंकि यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और हर एक टीचर भी इसको करने के लिए, कई बार होता है कि टीचर नहीं कैपेबल होता है, कह सकते हैं उस टीचर के पास वर्कलोड होता है, शिक्षण के अलावा भी बहुत सारा सा वर्कलोड होता है, उसकी कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो मतलब टीचर से डिमांड करता है कि वो मोर प्रिपेयर होकर आए क्लास में, तो इस कारण से ये काफ़ी इसकी लिमिटेशन जो है वो लिमिटेड है। नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लासेस में जबकि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना होता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। इंडक्टिव रीजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा ध्यान से। ये मेन इम्पॉर्टेंट डिमेरिट्स है इस मेथड की। इंडक्टिव रीजनिंग इज़ नॉट एब्सोल्युटली कंक्लूसिव बिकॉज द जनरलाइजेशन मेड विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स मे नॉट होल्ड गुड इन ऑल केसेस। देखिए, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स के द्वारा जो जनरलाइजेशन किया जाता है या जो कंक्लूज़न ड्रॉ किया जा सकता है, अगर तो टीचर वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो इंडिविजुअल लर्नर गलत कंक्लूज़न भी ड्रॉ कर सकता है। और अगर टीचर ने वहाँ पर उसके कंक्लूज़न को वेरीफाई नहीं किया, स्टूडेंट से मोर एग्जाम्पल नहीं पूछा, तो स्टूडेंट्स टीचर के अभाव में गलत कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है गलत कॉन्सेप्ट को, और जीवन पर्यंत उस डाउट के साथ अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड कर सकता है लाइफ में। तो इसलिए यह मतलब टीचर आप जैसे जानते हैं, भारत जैसे देश में जहाँ के टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है ना, तो टीचर हर एक स्टूडेंट्स को ध्यान दे पाए, उनके कंक्लूज़न को वेरीफाई कर पाए,
तो वो एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए यहाँ पर कई बार ये होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो, चूँकि शिक्षक ध्यान नहीं दे पाते सभी स्टूडेंट्स के पास जाकर, इसलिए स्टूडेंट्स गलत कंक्लूज़न भी ड्रॉ कर लेते हैं और गलत कंक्लूज़न ड्रॉ करने के कारण वो हमेशा उसी गलत कॉन्सेप्ट के साथ आगे प्रोसीड करते हैं और यह हमेशा उनको प्रॉब्लम करती है। बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं और ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही हमेशा आगे हायर क्लासेस में भी काम आते हैं। और अगर आपको जो है कि शुरुआती क्लासेस में ही कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट है और आप उसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया आपने, तो फिर वो हमेशा आपको प्रॉब्लम करेगा। तो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, और आगे की क्लास में हम डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।